आज के इस विश्लेषण में बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो शुरू तो होती है जमीन से, लेकिन उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय कानून के गलियारों तक पहुंचती है। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों की जमीनी हकीकत से लेकर जिनेवा के ग्लोबल मंच तक का सफर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे स्थानीय मुद्दे वैश्विक ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। आज की चर्चा इन 5 मुख्य बिंदुओं पर टिकी होगी। चाय श्रमिकों का संकट, ILO का अनुच्छेद 24, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, ILO की वैश्विक भूमिका और आखिर में भारत के बदलते श्रम कानून। पहला हिस्सा, चाय श्रमिकों का संकट और बागानों से उठने वाले गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट्स काफी गंभीर आरोप सामने रखती हैं। श्रमिकों का सीधा दावा है कि भारत ने जिन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनका व्यवस्थित रूप से उल्लंघन हो रहा है। भुखमरी, गंभीर कुपोषण, रुकी हुई मजदूरी, न्यूनतम वेतन का ना मिलना और साथ ही महिलाओं और आदिवासी समुदायों के खिलाफ भेदभाव, ये सभी दावे वाकई चिंता का विषय हैं। अब ऐसे हालात में जब स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं निकलता, तो श्रमिकों ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने घरेलू रुकावटों को पार करते हुए अपनी शिकायतों के लिए सीधे ग्लोबल मंच का दरवाजा खटखटाया है। ये साफ दर्शाता है कि जब जमीनी स्तर पर सुनवाई नहीं होती, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां ही आखिरी उम्मीद बन जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और समझते हैं ILO के अनुच्छेद 24 को, जो इस प्रतिनिधित्व का मुख्य तंत्र है। आखिर ये संकट एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया में कैसे तब्दील होता है? यहाँ एंट्री होती है अनुच्छेद 24 की। ये अनुच्छेद श्रमिक और नियोक्ता संगठनों को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। इसके तहत अगर कोई सदस्य देश उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने में विफल रहता है जिन पर उसने खुद दस्तखत किए हैं, तो ये संगठन सीधे उस देश के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों ने बिल्कुल यही रास्ता अपनाया है और इस शिकायत का पूरा जीवन चक्र काफी व्यवस्थित होता है। जैसे ही शिकायत मिलती है, ILO का संचालन निकाय एक 3 सदस्यीय त्रिपक्षीय समिति बनाता है। ये समिति मामले के कानूनी और व्यावहारिक दोनों पहलुओं की गहराई से जांच करती है, सारी जानकारी परखती है और फिर जाकर अपनी औपचारिक सिफारिशें जारी करती है। यह एक बेहद स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया है। तीसरा हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक यानी ग्लोबल कार्यस्थल के नियम। श्रमिकों के इन आरोपों को समझने के लिए 1919 से तय किए गए मानकों को देखना जरूरी है। यहाँ 2 चीजों के बीच एक बहुत ही साफ अंतर है। एक तरफ है अभिसमय या कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स, जो पूरी तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। अगर किसी देश ने इन पर हामी भरी है, तो उनका पालन करना ही होगा। दूसरी तरफ होती हैं सिफारिशें, जो सिर्फ मददगार और गैर बाध्यकारी मार्गदर्शक होती हैं। सरकार, नियोक्ता और श्रमिक मिलकर इन दोनों को तैयार करते हैं। एक बार जब कोई मानक तैयार हो जाता है, तो अनुच्छेद 19(6) के तहत सदस्य देशों के पास 12 महीने का वक्त होता है इस पर विचार करने का। और हाँ, अनुमोदन यानी रैटिफिकेशन के बाद, जैसा भारत ने कई मानकों के लिए किया है, वो देश राष्ट्रीय कानून से बंध जाता है। आमतौर पर ये 1 साल बाद लागू हो जाता है। इसके बाद देश को नियमित रिपोर्टिंग करनी होती है, वरना वही शिकायतों का सामना करना पड़ता है। वैसे जरूरत पड़ने पर ILO तकनीकी मदद भी जरूर देता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, ILO की वैश्विक भूमिका और कार्य के मानकीकरण की एक सदी। इस पूरे संकट को जो संस्था संभाल रही है, उसका दायरा कितना बड़ा है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। इसका इतिहास 1919 से शुरू होता है, पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के साथ। और एक बहुत ही खास बात, भारत आजादी से पहले ही इसका एक संस्थापक सदस्य बन गया था। 1946 आते आते यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई और आज 187 देशों को एक साथ लाती है, ताकि दुनिया भर में सम्मानजनक काम को बढ़ावा मिल सके। और जो बात ILO को संयुक्त राष्ट्र में बिल्कुल अलग बनाती है, वो है इसका त्रिपक्षीय ढांचा। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी बनाने वाली मेज पर सिर्फ सरकारें नहीं बैठती, बल्कि सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों तीनों को बराबर बैठने का हक है। ये सुनिश्चित करता है कि नियम बनाते वक्त हर पक्ष की आवाज बराबर सुनी जाए। आखिरी हिस्सा, भारत के बदलते श्रम कानून और घरेलू स्तर पर होने वाले बदलाव। तो ग्लोबल मंच से वापस अपने देश आते हैं। नंबर 29। ये संख्या दरअसल उन पुराने और मौजूदा श्रम कानूनों के भारी जाल को दर्शाती है, जिसे भारत सरकार 2025 से पूरी तरह आसान बनाने की तैयारी कर रही है।
सच कहा जाए तो इतने सारे कानूनों की वजह से हमेशा से काफी कंफ्यूजन रहा है और इन्हें जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती रही है। अब उन 29 उलझे हुए कानूनों को 4 सीधी सादी संहिताओं या कोड्स में समेटा जा रहा है। वेतन संहिता देखेगी समान वेतन और बोनस के मामले, औद्योगिक संबंध संहिता हैंडल करेगी यूनियंस और विवादों को, सामाजिक सुरक्षा संहिता में पेंशन और मातृत्व लाभ जैसी जरूरी चीजें शामिल होंगी और OSH यानी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता सीधे तौर पर कार्यस्थल की सुरक्षा पर ध्यान देगी। ये एक बहुत ही व्यापक बदलाव है। जैसे जैसे श्रम मंत्रालय और EPFO जैसी संस्थाएं इस 2025 के नए दौर की तैयारी कर रही हैं, एक बहुत ही अहम सवाल सामने खड़ा है। भारत में असंगठित क्षेत्र में नियमों का पालन हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है। तो क्या ये नए विशाल सुधार सच में जमीन पर उन सबसे कमजोर चाय बागान श्रमिकों तक पहुंचेंगे? क्या इन नई कानूनी किताबों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कसौटी पूरी होगी या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली बदलाव केवल नियम बनाने में है या उन्हें हकीकत में बदलने में।